क्या आप इस बार नॉर्थ सेट 10 का एग्जाम देने जा रहे हो? तो आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या आपने जो तैयारी की है वो अपडेटेड गाइडलाइन के साथ में है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो एक बार वापस सोचिए, क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर ऐसे चेंजेस हुए हैं जो धरातल पर नहीं दिखते हैं, लेकिन पेपर के अंदर डायरेक्टली वो क्वेश्चन हिट करने वाले हैं और यही गैप मैक्सिमम स्टूडेंट को पीछे धकेल देता है। प्रिपरेशन तब इफेक्टिव होती है जब ये पता हो कि साहब पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि सर फंडामेंटल सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें अपडेट हुई है। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो ये मेरा दावा है कि सर अपडेटेड क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं उसमें ये सवाल कहीं पे भी गलत नहीं होने वाले। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आपके क्या क्या अपडेट्स आए हैं उनके बारे में। तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे पहला अपडेट कि सर ये कौन सी इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर ये फॉलीज कैथीटर है, और कैसा कैथीटर है? रबर कैथीटर है। अगर यहाँ पे मैं इसका नाम लिख दूं सर ये कौन सा कैथीटर है, इसको आप बोलते हैं ये फॉलीज कैथीटर है, या फिर इसका दूसरा नाम बोले तो इन ड्विलिंग कैथीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन ड्विलिंग कैथीटर, इन ड्विलिंग यूरिनरी कैथीटर। बात समझ में आ गई? ये किसका बना हुआ है? रबर का बना हुआ है। किसका बना है? रबर का बना हुआ है। अगर रबर का बना हुआ है तो ओल्ड गाइडलाइन ये कहती है, पुरानी, कि सर बदलना कब है इस कैथीटर को। तो आपने कहा कि सर पुरानी जो गाइडलाइन है, ओल्ड गाइडलाइन, ओल्ड गाइडलाइन में आप जो है वो 7 डेज में चेंज कर रहे थे। कितने दिन में? 7 डेज में चेंज कर रहे थे। अभी जो अपडेट गाइडलाइन हुई है वो कह रहा है कि सर आपको 14 डेज बाद चेंज कर सकते हो। कितना? अपडेट गाइडलाइन क्या कह रही है? अपडेट गाइडलाइन इसमें कह रहे हैं कि सर कैथीटर चेंज करो 14 डेज बाद। तो साहब ये हो गया पुराना और ये हो गया नया, कि साहब कैथीटर को चेंज करना है 14 डेज बाद में, इससे पहले आपको कैथीटर चेंज नहीं करना। बात समझ में आ गई? चलिएगा, ये कितने नंबर का फॉलीज है? ये 18 नंबर का है। कितने नंबर का है? 18। रेड है इसलिए कितना नंबर आ गया? 18 हो गया। और किस में आता है? फ्रेंच में आते हैं। किस में आते हैं? फ्रेंच में। अगर मैं ये कहूं कि सर यहां पे 20 नंबर का भी तो आता है, 20 फ्रेंच, ये भी एक अपडेट गाइडलाइन में आया कि सर 20 नंबर का कलर कैसा होगा, 22 नंबर फ्रेंच का कलर कैसा होगा, और 24 फ्रेंच का कलर कैसा होगा। तो यहां पे आपको बता दूं 20 वाला जो होगा वो येलो कलर का होगा। क्या होगा? येलो कलर का। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? यहां पे जो कलर है आपका ये होगा वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर का। किस कलर का होगा? पर्पल कलर का। तो अपन कहते हैं कि सर यहां पे वॉयलेट कलर, कैसा कलर होगा? वॉयलेट। और 24 नंबर होगा ब्लू कलर का। किस कलर का होगा? ब्लू कलर का। याद रखिएगा ये भी कलर अपडेट हुए हैं। पहले इसमें सिर्फ येलो कलर का ही आता था, अब आपका वॉयलेट कलर और ब्लू कलर का भी आने लग गया है। तो इसको अपन कहते हैं कि गौरी, GORY, गौरी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखो गौरी का आर का हो गया येलो, वेरी का हो गया वॉयलेट, और ब्यूटीफुल का हो गया बी, इसलिए 24 फ्रेंच का आता है ब्लू कलर का। और ये सभी कैथीटर हेमेचूरिया के केस में काम में लिए जाते हैं। किसके केस में? हेमेचूरिया के केस में। मतलब यूरिन के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो क्लॉट वगैरह हो सकता है, इसलिए बड़े ल्यूमन के कैथीटर चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो ये चीज अपडेट हुई है कि जो 7 डेज था वो अब कितने दिन कर दिया? 14 डेज कर दिया। अगर सिलिकॉन की बात आए तो सिलिकॉन में जो है वो आप जल्दी से जल्दी 30 दिन तक में बदल सकते हैं, और मैक्सिमम आप फॉलीज कैथीटर को 90 डेज तक रख सकते हैं। कितने दिन तक? 90 डेज तक। नेक्स्ट आपका फॉलीज कैथीटर में कभी भी नीडल इंसर्ट नहीं करवाना है, ये ध्यान रखना है। गॉट द पॉइंट? चलिएगा, ये तो था फॉलीज के बारे में अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं कि सर ये कौन सा इमेज है। सर घुटना टूट गया है, जो कोई प्रोस्थेसिस नया घुटना लगाया है, नी रिप्लेसमेंट किया है क्या? तो बिल्कुल टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है। तो यहां पे अपन कह रहे हैं कि सर ये तो प्रोस्थेसिस कहते हैं इसको, या फिर अपन कह रहे हैं किसी तरह का कोई इम्प्लांट डाला है, या तो क्या किया है? प्रोस्थेसिस डाला है या इम्प्लांट किया है। तो साहब इसके अंदर जो है वो ऑपरेशन के समय में एक गाइडलाइन चलती है जिसको SSI गाइडलाइन कहते हैं, सर्जिकल साइट इंफेक्शन। क्या कहते हैं? सर्जिकल साइट इंफेक्शन। आप सभी लोगों को पता होगा। तो सर्जिकल साइट इंफेक्शन में पहले ये था कि सर ऑपरेशन से 1 साल तक ये अपन फॉलो करते थे। कितने साल तक? ओल्ड गाइडलाइन में, ओल्ड गाइडलाइन में आप कह रहे हैं सर टिल 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन। अभी कह दिया सर न्यू गाइडलाइन में
न्यू गाइडलाइन में कहा सर सिर्फ 90 डेज है। अगर सर्जरी में कुछ हुआ है तो वो 90 डेज में पता लग जाएगा कि भाई सर्जरी का काम है, नहीं तो फिर और कुछ हुआ होगा। बात समझ गए? तो अपडेट गाइडलाइन को क्या करो, अरे सर हाईलाइट कर दो कि सर 90 डेज है। बात सबको दिख रही है ना, सबको समझ में आ गई 90 डेज का है, तो ये देख लीजिए आपका 90 डेज हो गया। तो प्रोस्थेसिस या इम्प्लांट कभी भी डालोगे तो 1 साल तक गारंटी नहीं है उसका, 90 डेज तक का है। गारंटी का मतलब है इन्फेक्शन का, कि भाई हॉस्पिटल ने इन्फेक्शन अगर किया तो वो 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। इसके बाद होता है तो वो हॉस्पिटल का जिम्मा नहीं है। गॉट द पॉइंट? ये दूसरा गाइडलाइन। तीसरा अपडेट गाइडलाइन है आपका, ये क्या है भैया? अरे सर ये तो हमें पता है, आपने बताया तो था इतनी बार क्लासेस में कि सर ये ओरोफेरेंजियल एयरवे कौन सा है? ओरोफेरेंजियल एयरवे। ओरोफेरेंजियल जो एयरवे है इसको आप गुडेल्स एयरवे के नाम से जानते हैं। किस एयरवे के नाम से जानते हैं? गुडेल्स एयरवे के नाम से जानते हैं। तो ओरोफेरेंजियल एयरवे आल्सो नोन एज गुडेल्स एयरवे। इसमें जो था वो साइज मेजरमेंट का क्वेश्चन था। क्या था? साइज मेजरमेंट। कि साहब आप साइज को मेजर कैसे करोगे, कहां से कहां मेजर करना है? तो पहले अपन कहते थे, कंफ्यूजन था कि साहब कॉर्नर ऑफ माउथ से लेके एंगल ऑफ जॉ तक जाता था। कुछ लोग कह रहे हैं सेंट्रल इंसाइजर से लेके जॉ तक था। तो साहब उसमें करेक्शन हो गया है अब कि मेजरमेंट में मिड पॉइंट ऑफ सेंट्रल इंसाइजर टू एंगल ऑफ जॉ, अब यहां तक आप मेजर करोगे, ये आपका सही साइज है। बात समझ में आ गई? क्या कहा? ओरोफेरेंजियल एयरवे को कहां से कहां मेजर करोगे, क्योंकि साइज तो मेजर करनी पड़ेगी। तो आप पहले यहां से साइज कॉर्नर ऑफ माउथ से मापते थे, अब आपको क्या करना है? सेंट्रल इंसाइजर से लेके कहां मापना है? एंगल ऑफ जॉ तक जाना है। ये आपका सही साइज हो जाएगा। इससे भी अपडेटेड अगर अपन कहें, इससे भी अपडेटेड कि सब गुडेल्स एयरवे से भी अपडेटेड कौन सा है, तो साहब अपडेटेड में इमेज है ये। और आप सभी लोगों को जान के खुशी होगी कि सर आपको ये पता है, क्योंकि ये जो है वो अपडेटेड है। क्या है? अपडेटेड एंड सुपीरियर। इस एयरवे को बोलते हैं बर्मन। क्या बोलते हैं? बर्मन एयरवे। बात समझ में आई? कौन सा नाम है? बर्मन एयरवे। इसको हाईलाइट करना है कि साहब सबसे बेस्ट कौन सा है? बर्मन है। क्यों? क्योंकि इसके साइड से क्या हो सकती है? इसके साइड से सक्शनिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है? इजी विजुअलाइजेशन हो सकता है। ये दो इसके एडवांटेज हैं। इसके लिए अपन कहते हैं कि सर ओरोफेरेंजियल एयरवे में गुडेल्स एयरवे से ज्यादा अच्छा जो है वो बर्मन एयरवे। कौन सा एयरवे है? बर्मन एयरवे है। ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर हो गई कहानी? प्रिपरेशन के साथ में अपने आप का एनालिसिस करना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं और कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। इसलिए एनप्रेप आपके लिए लेके आया है नाश्ता टेस्ट, जो होने वाला है 8 और 9 अप्रैल को। तो बेटा अगर आपने नाश्ता टेस्ट दिया है तो नॉर्थ-सेट 10 में पेपर में डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि नाश्ता टेस्ट होता है बिल्कुल नॉर्थ-सेट लेवल का। नाश्ता टेस्ट का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो अभी जाइए रजिस्टर करिए। अगले अपडेट्स की तरफ चलते हैं। साहब ये कौन सा अपडेट है? ये कौन सी इमेज दिखा रहे हो? तो साहब ये भी आपने बताई हुई है मशीन कि साहब इसको NPWT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NPWT। इसका मतलब यह है कि सर नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। साहब ये मशीन लगाते हैं, किसी को वुंड हो जाता है तो उसके लिए लगाते हैं, उसको सारे को मलबे को बाहर निकाल देता है। ये इस मशीन में चला जाता है, यहां से खींच के वैक्यूम लगता है इसमें, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। अब ये क्या था? NPWT था, वो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के लिए काम में ले रहे थे। पर ये बिफोर दैट इन ओल्ड गाइडलाइन, ऐसे लिखो, ओल्ड गाइडलाइन, दिस मशीन not using for infected wound। बात को याद रखना, इन्फेक्टेड वुंड के लिए यूज नहीं होते थे। मशीन नॉट यूजिंग फॉर द इन्फेक्टेड वुंड।
अगर कोई इन्फेक्टेड वुंड होता तो उसके लिए यूज नहीं करते थे, पर अभी क्या कर दिया, अपडेटेड गाइडलाइन में इसका थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। और बदलाव क्या किया साहब, NPWT, इसमें बदलाव किया, NPWT के साथ में एक IND जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एक IND जोड़ दिया। तो साहब नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के साथ में IND का मतलब ये हुआ इंस्टिलेशन एंड डिवेल टाइम। जैसे आप जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, उसमें डिवेल टाइम होता है। तो यहां पे आपका क्या किया, ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए, इन्फेक्टेड वुंड के लिए भी ये मशीन यूज की जा सकती है। कैसे यूज की जा सकती है कि इंस्टिलेशन एंड डिवेल टाइम। अब इंस्टिलेशन क्या किया, 50 से 70 ml NS आपने क्या किया, इंस्टिलेशन किया, पहले वुंड पे डाला। फिर डिवेल टाइम कितने मिनट तक रखा, 10 से 15 मिनट तक रखा। कितने मिनट तक रखा, 10 से 15 मिनट तक रखा। फिर क्या किया, उसको ड्रेन कर लिया, पूरे फ्लूइड को क्या किया, ड्रेन किया, और उसके बाद में वो थेरेपी लगा दी गई, NPWT। तो ये चीज एड ऑन कर दी गई कि साहब अगर इन्फेक्टेड वुंड है तो भी NPWT लगानी है, पर पहले IND करना है। IND का मतलब है सर इंस्टिलेशन करना है, पहले 50 से 70 ml फ्लूइड डालो उसमें NS, उसके बाद में उसको 10 से 15 मिनट पड़ा रहने दो, फिर उसको क्या करो, क्लीन कर दो, उसके बाद में ये मशीन लगा दो, तो ये मशीन काम करेगी, वर्क करेगा। तो ये था आपके NPWT IND के बारे में अपडेट्स था, ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद बायोफिल्म लगानी है, क्या लगानी है, आफ्टर दैट अप्लाई बायोफिल्म्स, ये बायोफिल्म्स लगानी है। गॉट द पॉइंट। चलिएगा अगले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सर ये कौन सा अपडेट है, मॉर्स फॉल रिस्क असेसमेंट। सर ये जो है वो फॉल रिस्क असेसमेंट करते हैं अपन कि कौन से आदमी के गिरने की संभावना है, ठीक है, ये असेस करते हैं। तो ये मॉर्स फॉल रिस्क असेसमेंट जो है वो पुरानी ही है, अपन ने पढ़ा है फॉल रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। तो साहब इसके अंदर क्राइटेरिया, एक तो हिस्ट्री ऑफ फॉल का, यस और नो में जवाब देना, अगर यस है तो 25 मार्क्स दो, नहीं है तो 0 दो। सेकेंडरी डायग्नोसिस, कोई दूसरा बीमारी हो, ठीक है, तो यस है तो 15 मार्क्स दो, नहीं तो 0 दो। एम्बुलेटरी एड, चलना कैसे है, फर्नीचर पकड़ के चलता है, या फिर कैने वगैरह लकड़ी वगैरह लेके चलता है, या फिर जो है वो लेटा हुआ रहता है। तो लेटा हुआ है तो कोई रिस्क नहीं है, 0 दो। क्रच कैने वॉकर यूज करता है तो 15, फर्नीचर का सहारा लेता है तो 30 दो, गिरने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। आईवी हेपेरिन लॉक, ठीक है, अगर आप हेपेरिन लॉक यूज कर रहे हैं तो क्या करो, 20 मार्क्स दो, नहीं यूज कर रहे हैं तो 0 दो। गेट और ट्रांसफरिंग, गेट इंपेयर्ड हो, जैसे अपन कहते हैं पार्किंसोनिज्म के अंदर क्या होता है, गेट इंपेयर्ड होता है तो गिरने के चांसेस ज्यादा, 20 नंबर दो, नहीं तो 0 दो। मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए साहब, फॉरगेट लिमिटेशंस, अगर भूल जाता है तो 0 दो, और ओरिएंटेशन 15 मार्क्स दो, और ओरिएंटेशन है तो 0 दो। तो आपने ये स्कोर निकाला कि अगर लो रिस्क है, 0 से 24 का स्कोर है तो साहब लो रिस्क है, गिरने के चांसेस कम है। 24 से 44 का स्कोर है तो मॉडरेट रिस्क है, और 45 से ऊपर है तो साहब सबसे ज्यादा रिस्क है गिरने की। अब इस स्केल को समझाना मेरा काम नहीं था, ये स्केल तो अपन ने पहले भी पढ़ चुके। अभी अपडेट गाइडलाइन में क्या किया, अपडेट गाइडलाइन में इसका नाम बदल के कर दिया गया मॉडिफाइड मॉर्स फॉल रिस्क असेसमेंट, ये कर दिया गया अपडेट। क्या कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, इसलिए इसका नाम कर दिया मॉडिफाइड। तो साहब ऐड किया तो कुछ पैरामीटर भी तो चेंज हुए होंगे, तो इसमें पैरामीटर चेंज किए। क्या किए, पैरामीटर चेंज किए। कौन सा पैरामीटर बदला, कि यहां पे पैरामीटर बदला, पैरामीटर एडेड। न्यू गाइडलाइन में पैरामीटर, पहला पैरामीटर जो ऐड किया गया उस पैरामीटर को बोला सर फिजिकल रेस्ट्रेन। क्या बोला, फिजिकल रेस्ट्रेन। और दूसरा पैरामीटर जो है आपका एड ऑन किया है वो किया है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। क्या किया, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। ये दो पैरामीटर्स ऐड किए गए इसमें, ये आपको अपडेट गाइडलाइन ध्यान रखनी है।
फिजिकल रेस्ट्रेन एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस किया गया, जिसको आपने नाम दे दिया मॉडिफाइड मोर्स फॉल रिस्क असेसमेंट। गॉट द पॉइंट। सारी चीजें एक एक एग्जाम के अंदर याद आएगी कि सर ने ये कहा था, ये बदलाव हुए, ये 2 पॉइंट ऐड किए गए। बात समझ गए? चलिएगा आगे बात करते हैं कि सर ये कौन से स्टेप है। तो यहां पे मैंने ये स्टेप सिर्फ दिखाए हैं आपको, ठीक है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं सर्जिकल हैंड स्क्रब की, सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग। किसकी बात कर रहा हूं? सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग की बात कर रहा हूं। अब ये सिर्फ जो है वो किस नर्स के लिए है? सर्जिकल नर्स के लिए है, सर्जिकल नर्स के लिए एप्लीकेबल किए गए हैं। पहले ये होता था कि अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हैं और सर्जिकल स्क्रबिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि 10 मिनट का टाइम लगता है सर्जिकल स्क्रबिंग पर। बैक टू बैक ऑपरेशन है भाई साहब। जो नर्स स्क्रब नर्स हैं, इसको क्या बोल रहे हैं अपन? स्क्रब नर्स। अब जो स्क्रब नर्स है उसके पास तो बहुत सारा काम है। अब वो 10-10 मिनट ऐसे अगर जाए हैंड वॉश करेंगे तो दिक्कत है। तो अगर इसमें क्या किया, एक सहूलियत दी गई। सहूलियत क्या दी? अगर हैंड नॉट विजिबली सॉइल्ड, हैंड नॉट विजिबली सॉइल्ड, अगर हाथ विजिबली सॉइल्ड नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? आपको पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या यूज कर सकते हैं? 0.5% क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट प्लस 70% इथेनॉल, आपका जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आता है, ये यूज कर सकते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मतलब हैंड रब, जो आप सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें ये कंपोनेंट है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर आपके हैंड विजिबली सॉइल्ड नहीं है और अगर आप क्या है, एक स्क्रब नर्स है, तो आप इससे काम चला सकती हैं। इससे ज्यादा आपको पूरे 10 मिनट तक हैंड रब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाथ के ऊपर कोई विजिबली सॉइल नहीं है, कुछ लगा हुआ नहीं है, तो सिंपल है, हैंड सैनिटाइजर लो, ऐसे करो, अगला वाला दे देगा आपको, उसको जो है वो आप ये प्रोसेस अपना दो, ठीक है, क्लीनिंग कर लो, सही हो जाएगा। इसको कहते हैं कि साहब ये बदला गया है, ये चेंज किया गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? 0.5% क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, दूसरा आपका 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करना है। नेक्स्ट अपडेट कौन सा है आपका? नेक्स्ट अपडेट किया गया है आपका बीएमडब्ल्यू के अंदर। किसके अंदर? बीएमडब्ल्यू के अंदर जो है वो करेक्शन किया गया, जिसको आप बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर किया गया। क्या चेंज किया गया? यहां पे कहा कि सर जो येलो कैटेगरी में आ रही हैं चीजें, ठीक है, उनको अपन क्या कर रहे थे? जला रहे थे, इंसेनरेट कर रहे थे। तो यहां पे एक प्रोसेस बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? एक प्रोसेस बदल दिया गया। तो सिर्फ किसके लिए बदला? येलो कैटेगरी के लिए। किसके लिए बदला गया? येलो कैटेगरी के लिए बदला गया कि सर येलो कैटेगरी को अपन क्या करेंगे, अब अभी से जो है वो अपडेट गाइडलाइन कर दिया, प्लाज्मा पायरोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे? प्लाज्मा पायरोलाइसिस करेंगे। और इस प्रोसीजर में करते क्या है? इस प्रोसीजर में करते हैं कि सर बर्न वेस्ट यूजिंग इलेक्ट्रोड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आई? ये अपडेट गाइडलाइन है। प्लाज्मा पायरोलाइसिस यूज करेंगे, इसका मतलब है कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है येलो कलर में, उसको अपन क्या करते हैं? जलाते हैं। तो जलाने में अपन क्या कर रहे हैं? बर्न वेस्ट यूजिंग द इलेक्ट्रोड से जला रहे हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के। ये इसमें बदलाव किया गया। तो येलो कैटेगरी के लिए अब क्या करते हैं? प्लाज्मा पायरोलाइसिस कर रहे हैं। पुरानी गाइडलाइन क्या थी? ओल्ड गाइडलाइन क्या कह रही है? ओल्ड गाइडलाइन के अंदर यह था कि सर अपन यहां पे एक मेथड यूज कर रहे थे, स्क्रू फीड टेक्निक। क्या यूज कर रहे हैं? स्क्रू फीड टेक्निक, जिसमें अपन क्या कर रहे थे?
नॉन बर्न थर्मल प्रोसेस, नॉन बर्न थर्मल प्रोसेस यूज कर रहे थे, जो अभी क्या नहीं होता है, नो लॉन्गर यूज्ड, नो लॉन्गर यूज्ड। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक एक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि साहब आपने क्या क्या अपडेट गाइडलाइंस की है, हमें सारा पता चल गया। कैथीटर यहां पे पढ़ा अपन ने कि सर कैथीटर में क्या है, तो 7 डेज का 14 डेज कर दिया गया। एसएसआई जो 1 साल थी वो 90 डेज कर दी गई। नेक्स्ट आपने कहा कि सर अगर स्क्रब नर्स है तो उसमें क्या करना है, आपके हैंड विजिबली सॉइल नहीं है तो आप 0.5% जो है वो आप क्या कर दो, क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एंड 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा कि सर ओरोफेरेंजियल एयरवे की साइज कैसे मेजर करनी है, तो साहब यहां पे सेंट्रल इंसाइजर से लेके आपके एंगल ऑफ जॉ तक करनी है। नेक्स्ट सबसे बेस्ट जो है वो ओरोफेरेंजियल एयरवे कौन सा है, तो बर्मन है। क्यों? क्योंकि अच्छे से विजुअलाइज हो सकता है, साइड में जगह, सक्शन अच्छे से किया जा सकता है। ये आपका अपडेटेड है। नेक्स्ट आपने कहा एनपीडब्ल्यूटी, जो आपके इन्फेक्टेड वुंड में काम नहीं आती थी, अभी उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, आईएनडी साथ में ऐड कर दिया। तो आईएनडी में आपने किया कि इंड्विलिंग टाइम जो है वो आप बढ़ा दो, तो इंस्टिलेट करो 50 से 70 ml ऑफ एनएस, 15 मिनट के लिए छोड़ दो, वापिस वॉश आउट करके और बायोफिल्म लगा दो। अब आप उसमें एनपीडब्ल्यूटी काम में ले सकते हो। एंड नेक्स्ट लास्ट आपका जो था फॉल रिस्क असेसमेंट, तो उसमें 2 पैरामीटर बढ़ा के, ठीक है, एक आपका फिजिकल का और एक आपका जो है वो फ्लूइड का, ये करके क्या कर दिया गया, उसको मॉडिफाइड कर दिया गया। एंड नेक्स्ट आपका कि साहब बीएमडब्ल्यू में क्या चेंज किया गया, तो बीएमडब्ल्यू के अंदर एक नया प्रोसेस किया गया येलो कैटेगरी के लिए, जिसको कहा प्लाज्मा पायरोलाइसिस यूज करने लग गए, जो बिना ऑक्सीजन के जलाते हैं उसको। पहले यूज करते थे स्क्रू फीड टेक्निक, जिसमें अपन नॉन बर्न थर्मल प्रोसेस यूज करते थे, अभी आजकल ये यूज नहीं होता है। बात समझ में आ गई? ये सब कुछ अपडेट्स थे आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, जो अभी गाइडलाइन में अपडेट किए गए हैं। और ऐसे ही सारे चेंजेस आपके सब्जेक्ट वाइज बताए गए हैं कि एमएसएन के पूजा मैम ने बताए हैं और पीडियाट्रिक के जो है वो अमन सर ने बताए हैं। तो सारी कुछ गाइडलाइन अपडेटेड हो गई है। एंड में एक मेरी बात याद रखना, नॉर्थ सेट में सिलेक्शन सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता, अपडेटेड और अलाइन प्रिपरेशन से होता है। सिर्फ फंडामेंटल के ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के अपडेट्स को मिस नहीं करना है। एमएसएन के जितने भी अपडेट हैं पूजा मैम ने कवर किए हैं, और पीडियाट्रिक के जितने भी अपडेट्स हैं वो अमन सर ने कवर किए हैं। दोनों वीडियोस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, तो जल्दी से क्लिक करो और इन वीडियो को भी देख डालो, तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस बार एनप्रेप की टीम जा रही है देश के अलग अलग शहरों में, तो सुबह 10:30 बजे से आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।